ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का क्या मतलब होता है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब है कि कोई भी फंड, ठीक है, जिसको कि इस्टेब्लिश किया जाता है या इनकॉर्पोरेट किया जाता है इंडिया में, जिसको क्या किया जाता है, प्राइवेटली, ये है क्या, तो बेसिकली प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कलेक्ट करता है फंड जो है सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से, चाहे इंडियन इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो। तो ये क्या कर रहा है कि ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, पहले तो ये कलेक्ट कर रहा है फंड इन्वेस्टर से, ठीक है, उसके बाद फिर इसको इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंग इसको जो है इन्वेस्ट कर रहा है दोबारा से फॉर बेनिफिट ऑफ इट्स इन्वेस्टर, कि अपने इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए इसको दोबारा से इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है ये रजिस्टर्ड किसके साथ है, रजिस्टर्ड और रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है। और एंजल इन्वेस्टमेंट फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड जो है आता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर, याद रखना है। और उसी में उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है और उसमें 4 नाम भी था, ठीक है। तो उसमें से ये 2 आंसर था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, एंजल इन्वेस्टर फंड और वेंचर कैपिटल फंड्स ये ऑल्टरनेट जो है इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आता है। तो अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इट इज़ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ठीक है, सही बात है, ये हमने देखा कि ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ही है, तो ये करेक्ट है। देन दूसरा, इट कलेक्ट्स फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर फ्रॉम इंडिया एंड फॉरेन, तो ये भी हमने पढ़ा कि हाँ ये कलेक्ट करते हैं। देन वेंचर कैपिटल फंड जो है इसके अंदर आता है, ठीक है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर होता है डी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द टर्म क्राउड फंडिंग, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो इट इज़ ए मेथड ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू द इंटरनेट या सोशल मीडिया, तो सही है, ठीक है। क्राउड फंडिंग ऐसे ही होता है इंटरनेट और सोशल मीडिया से। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आर रेज्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर, यस, तो ये भी सही है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग या मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग का क्या मतलब है, ये एक मेथड है फंडिंग का ही, ठीक है। तो ये इसमें क्या किया जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है या कोई न्यू वेंचर को फंड किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो है रेज किया जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे क्या किया जा रहा है, छोटे छोटे अमाउंट ऑफ मनी को रेज किया जा रहा है लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, ठीक है। तो ये कैसे हो पाएगा, कोई पोर्टल इंटरनेट के थ्रू, मतलब किसी ने थोड़ा बहुत भी पैसा करके दे दिया तब भी बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग, ठीक है। 25, 50, 100, 200, 400, 600 ऐसे भी हो सकता है कि फंड इस टाइप से भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये कैसे एक्ट करता है, एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी की तरह जो है ये एक्ट करता है, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग की वजह से होता क्या है, तो इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू, क्राउड फंडिंग के थ्रू जो है इन्वेस्टर लेकर आते हैं और एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ लेकर के आते हैं, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग के पास क्या पोटेंशियल है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो है इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, अगर हम देखें जैसे ट्रेडिशनली होता है उससे ये अलग है। तो उनका फंड को क्या किया जा सकता है, रेज किया जा सकता है बियॉन्ड ट्रेडिशनल सर्कल ऑफ ऑनर्स, तो ये है क्राउड फंडिंग, इसीलिए इसका तीनों सही है। पहले जो है समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में क्वेश्चन है, तो कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे पहले सबसे पहले हमें म्यूचुअल फंड के बारे में जानना जरूरी है, तब हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा जो है एक जगह जमा करते हैं, फिर जो एक्सपर्ट है या फंड मैनेजर से क्या करते हैं, उस पैसे को अलग अलग कंपनीज के शेयर और उसके बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे जो होता क्या है कि रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि उनका पैसा सिर्फ एक कंपनी में तो लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि उनका पैसा एक कंपनी में लगा नहीं है, वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो खुद डायरेक्टली शेयर्स को नहीं खरीदता है, यहाँ पे एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कब निकालना है, ठीक है। और उन कंपनीज के जो भी शेयर है या बॉन्ड है उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो म्यूचुअल फंड की भी वैल्यू बढ़ती है और इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है। तो म्यूचुअल फंड में बाइंग और सेलिंग जो है यूजुअली कब होता है, तो दिन के एंड में होता है। ये बात आपको याद रखना है कि मार्केट क्लोज होने के बाद फाइनल प्राइस डिसाइड होता है, ये पता होना चाहिए आपको कि इस तरीके से म्यूचुअल फंड में जो है काम होता है, ठीक है। देन अब देखते
देखते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है। तो ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो यहाँ पे होता क्या है, ये भी म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें भी पैसा अलग अलग शेयर्स बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ होता है। क्या हो रहा है कि पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं है, अलग अलग बॉन्ड में, शेयर में, ठीक है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस बस इतना होता है कि जो ये ETF स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, तो ये होता क्या है यहाँ पे कि ETF स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह पूरे दिन ट्रेड होता रहता है, ठीक है। मतलब जो आप वहाँ देख रहे थे कि दिन के आखिरी टाइम पे हो रहा है, वैसा नहीं होता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि आप मार्केट आवर्स के अंदर जो है कभी भी ETF खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल कंपनी की शेयर की तरह कि आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ETF को खरीदते हैं तो उसे डायरेक्टली ETF के अंदर जो कंपनी के शेयर्स और बॉन्ड है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं डायरेक्टली, यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड में है कि वहाँ पे आप जो है जो भी चीज़ें हैं, मार्केट की चीज़ें हैं, वो बिल्कुल एकदम लास्ट में होता है, ठीक है। हमने क्या देखा कि वो दिन के एंड में होता है, मार्केट क्लोज होने के बाद फाइनल प्राइस डिसाइड होता है। यहाँ पे आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2018-19 बजट में क्या किया कि जो PSU है, ठीक है, PSU कंपनीज का ETF लॉन्च करने की बात की थी, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यही था कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। मतलब गवर्नमेंट अपनी जो भी PSU कंपनी है, तो उसके शेयर को डायरेक्टली बेचने के बजाय उसको ETF के अंदर डाल देती है। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब इन्वेस्टर ETF खरीदते हैं तो डायरेक्टली वो PSUs के कंपनीज के शेयर को खरीद रहे होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। तो ये होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो ETFs आर ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स एंड कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू आउट द डे। तो बिल्कुल सही बात है। हमने बस म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क समझा कि ये कब होगा, ये दिन के आखिरी में होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरा है ETF कैन बी यूज्ड एज व्हीकल फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। ये भी हमने पढ़ा कि हाँ, ये डिसइन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ETFs ऑफर द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, कि हाँ, यहाँ पे अलग अलग जगह के म्यूचुअल फंड की तरह अलग अलग जगह जो है पैसा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इम्पैक्ट बॉन्ड, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसेस द बॉन्ड इंश्योरेंस, ये सही है। रीपेमेंट इज बेस्ड ऑन अग्रीड अपॉन आउटकम्स, ये सही है। उसके बाद दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फंड सोशल एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? 2, 3 एंड 4 है, ठीक है। तो हम किस चीज़ के बारे में पढ़े? इम्पैक्ट बॉन्ड। तो अब देखते हैं इम्पैक्ट बॉन्ड है क्या। वैसे तो हमने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया। तो इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है? ये एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर कैपिटल है और एक्सपर्टीज़ है, तो उनके पास क्या लेवरेज है कि वो फोकस कर सकते हैं किसके ऊपर, कि हमें रिजल्ट चाहिए। इम्पैक्ट का क्या मतलब है कि कुछ इम्पैक्ट चाहिए। इम्पैक्ट बॉन्ड को अगर हम सिंपल वे में समझना चाहें तो ये क्या है, तो ये एक रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग सिस्टम है। मतलब कि सिर्फ इनपुट पे इस पे ध्यान नहीं जाएगा, ये रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग सिस्टम है, इसीलिए नाम क्या है? इम्पैक्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि पैसा तभी वापस मिलेगा जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रिजल्ट देगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट या जो भी डोनर है, ठीक है, पहले ही किसी का सोशल प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे देते हैं, ठीक है, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, जनरली तो ऐसा ही होता है। लेकिन इम्पैक्ट बॉन्ड में क्या होता है कि पहले प्राइवेट इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं, ठीक है, यानी क्या हो रहा है, रिस्क इन्वेस्टर्स का है, ठीक है। उसके बाद ये पैसा सोशल सर्विस प्रोग्राम जैसे कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, उनके लिए जो है यूज़ होता है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी इन्वेस्टर का पैसा है ये तभी वापस मिलेगा जब जो प्री डिटरमाइंड आउटकम था कि ठीक है ये अचीव होना चाहिए, जब तक वो अचीव नहीं होगा तो उनको जो है पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब तक उन्होंने सोशल सर्विस में या जो भी चीज़ों में पैसा लगाया तो उनका रिस्क हुआ पूरा, ठीक है। उनको पैसा कब मिलेगा? जब इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम मान ले कि टारगेट था कि जो 50,000 यूथ है तो उसको स्किल ट्रेनिंग देकर जॉब रेडी बनाना है, ठीक है। अगर ये टारगेट अचीव हो गया तो गवर्नमेंट या कोई भी डोनर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वेस्टर को पैसा जो है रीपे करेगी, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ रीपे करेगी। लेकिन अगर रिजल्ट अचीव नहीं हो पाया तो इन्वेस्टर को लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें फोकस क्या है
कि कितना पैसा लगाया पर नहीं है, बल्कि फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि क्या रिजल्ट मिला। तो इम्पैक्ट का मतलब है कि आपको, अगर आपने किसी ऐसे इम्पैक्ट बॉन्ड पे पैसा लगाया है, अगर इम्पैक्ट हो रहा है, जिस चीज़ के लिए वो लगाया था वो फुलफिल हो रहा है, वो सक्सेसफुल हो रहा है, तभी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम एक कुछ एग्जाम्पल देखें तो NSDC ने 2021 में क्या किया था कि इंडिया का एक इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया स्किल डेवलपमेंट को लेकर। किसको लेकर के? स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टर ने क्या किया कि अपफ्रंट जो है फंड दिया, ताकि यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके और एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाया जा सके। अगर प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और डिजायर्ड आउटकम्स अचीव हुआ, तब रीपेमेंट की जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आपको यह समझना है कि इम्पैक्ट बॉन्ड में पहले प्राइवेट इन्वेस्टर जो है सोशल प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाते हैं, और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रिजल्ट दे अगर, तभी उसको पैसा वापस मिलता है। नाम से ही पता है कि ये इम्पैक्ट बॉन्ड। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जब क्वेश्चन नहीं पता होता है और कुछ नाम से अगर हम इन्फर कर सकते हैं कि कुछ तो समझ में आ रहा है, तब भी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर पैनिक ना हो, बहुत टेंशन ना हो, तो हमारा माइंड जनरली कुछ तो रिस्पॉन्स देगा ही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसमें गवर्नमेंट सब्सक्राइब नहीं करते, हमने देखा क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस करते हैं बॉन्ड को। रीपेमेंट जो है अग्रीड आउटकम के बेस पे होता है डेफिनेटली। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है सोशल और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सियोरिटी बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि सियोरिटी बॉन्ड आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर की बात है कि जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को क्या हो रहा है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर प्रोजेक्ट मिलता है, कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे रोड का हो गया, ब्रिज का हो गया, बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का, तो गवर्नमेंट या कंपनी को गारंटी चाहिए होती है कि कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट तो हम दे रहे हैं, क्या ये टाइम पे करेगा, ठीक है, या नहीं कर पाएगा, जो भी रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। ठीक है, तो पहले ये गारंटी मोस्टली जो है बैंक गारंटी के रूप में दी जाती थी, कि मतलब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था कि बैंक के पास जाकर गारंटी लेता था, लेकिन बैंक गारंटी लेने में कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा कॉस्ट और कोलेटरल देना पड़ता था। ठीक है, जिससे उसका फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ जाता था। ठीक है, तो अब सियोरिटी बॉन्ड एक ऑल्टरनेटिव है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, गारंटी देती है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक है, सियोरिटी बॉन्ड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देती है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है या रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो लॉस को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स को बैंक गारंटी लेने की जरूरत नहीं होगी, कम पड़ेगी। ठीक है, तो उसका जो इनडायरेक्ट कॉस्ट था वो तो कम हो जाएगा। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या होगा कि लिक्विडिटी और ईज और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए IRDAI ने क्या किया कि सियोरिटी इंश्योरेंस बॉन्ड को अलाउ किया, किसके लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो सिंपल यही है कि सियोरिटी बॉन्ड क्या है, एक इंश्योरेंस बेस्ड गारंटी है जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से दी जाती है। ठीक है, कि प्रोजेक्ट जो है प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, सियोरिटी यहाँ पे भी नाम से पता चल रहा है कि सियोरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज आर अलाउड टू इशू सियोरिटी बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यही तो हमने अभी पढ़ा। देन दूसरा, इट कैन बी इशूड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर बैंक गारंटी। तो हाँ, बैंक गारंटी के सब्सटीट्यूट के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। हमने यही तो देखा, पहले बैंक गारंटी लेना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देन तीसरा, इट विल रिड्यूस इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये भी सही है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रहा था उनको बैंक गारंटी लेने में, तो वो अब नहीं लगेगा। तो इसका आंसर होता है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देन अब नेक्स्ट फिर देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है, तो पहले अब इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा यहाँ पे मोटिव ये नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कॉन्सेप्ट को समझना। बेसिक मोटिव तो यही है कि कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे कोई एलिमिनेशन ट्रिक तो नहीं है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे आप एग्जाम, उसके लिए तो फिर PYQ है। इससे बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए, और आजकल जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए तो मस्ट है। ठीक है, नॉर्मल सा सिर्फ आप अगर कुछ पढ़ के चले जाएंगे तो अब काम नहीं बनने वाला है, इकोनॉमी में सॉलिड कॉन्सेप्ट चाहिए। तो अब देखते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ये है क्या।
तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात कि इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्शन कम होता है, डिमांड तो हमारा ज़्यादा है लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडिया को बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर हैं, और ये भी याद रखना है कि सबसे पहला गोल्ड इंपोर्टर्स, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, तो चाइना है, ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट हम गोल्ड इंपोर्टर हैं, ठीक है। इंडिया का स्थान क्या है, सेकेंड है। तो अभी तक इंडिया में अगर गोल्ड का इंपोर्ट देखें तो बहुत रेगुलेटेड था, ठीक है, जैसे कि अभी तक अगर देखें कि जो भी गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था तो वो क्या था, रेगुलेटेड था। सिर्फ आरबीआई और डीजीएफटी अप्रूव्ड बैंक एजेंसीज जो है वही गोल्ड को अप्रूव कर सकते थे, ठीक है, और ज्वेलर्स इनडायरेक्टली उनसे गोल्ड खरीदते थे। तो यहाँ पे गोल्ड का सीन क्या था, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। अगर आरबीआई और डीजीएफटी ने किसी बैंक को अप्रूव किया है, किसी एजेंसी को अप्रूव किया है, तभी वो गोल्ड को इम्पोर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो डीजीएफटी क्या है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ये कहा जाता है डीजीएफटी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो एमसीएक्स और एनसीडेक्स, तो ये ऐसे जो एक्सचेंजेस थे, तो ये गोल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग अलाउ करते थे, लेकिन फिजिकल गोल्ड बाइंग के लिए कोई प्रॉपर एक्सचेंज ही नहीं था। तो एमसीएक्स मतलब क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज मीन्स एनसीडेक्स। तो ये जो है हम अगर देखें तो कोई भी फिजिकल जो है गोल्ड बाइंग के लिए प्रॉपर एक्सचेंज हमारे पास था नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो गिफ्ट सिटी है इंडिया में, तो यहाँ पे जो है IIBX, तो IIBX क्या है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। तो समझते हैं कि आखिर ये इसको क्यों लॉन्च किया गया, ये क्या है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे कि क्वालिफाइड ज्वेलर्स और जो बुलियन डीलर्स हैं वो डायरेक्टली क्या करेंगे, गोल्ड को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। हमने देखा था कि गोल्ड को सब कोई जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अगर इंपोर्ट करना है तो जिसको जो है डीजीएफटी या जो है आरबीआई के द्वारा परमिट किया गया होगा वही इंपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे उनके पास ऑप्शन है। तो मतलब मिडिल मैन जो है कम हो जाएगा और प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा। तो इसका मेजर बेनिफिट क्या होगा कि गोल्ड मार्केट ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा, गोल्ड प्राइसिंग जो हम देख रहे हैं इतना हाई है, स्टैंडर्डाइज्ड होगा, और इंडिया ग्लोबल बुलियन मार्केट में स्ट्रॉन्गर रोल जो है प्ले कर पाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हम जो प्राइस टेकर बने हुए हैं, प्राइस टेकर से उससे हम प्राइस सेटर बन पाएंगे, ठीक है, यही कहा जा रहा है। ये तो हमने कुछ डिटेल समझा। देन अब देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर। तो ये सही है, ये हमने पढ़ा कि क्या प्रॉब्लम था और क्यों लॉन्च करना पड़ा। इट इज़ द फर्स्ट सच बुलियन एक्सचेंज इन कंट्री टू ट्रेड फिजिकल गोल्ड। तो हाँ, फिजिकल गोल्ड के ट्रेड के लिए है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी, ठीक है, दोनों। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 107 कि इसमें क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर। तो ये आरबीआई गवर्नर के टर्म की बात की जा रही है, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एज फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल अपॉइंटिंग नॉट एक्सीडिंग 5 years एंड एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। तो ये बिल्कुल जो है सही बात है, ठीक है, यही है 107 का आंसर ए है कि यहाँ पे जो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट है ये 5 साल हो सकता है, लेकिन जनरली जो है प्रैक्टिस अगर हम देखें तो 3 years है, देन एक्सटेंड किया जाता है। तो फिक्स किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट के टाइम पे, और 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा और दोबारा से री अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो और भी आप देख सकते हैं वही सारी चीज़ें हैं, तो अब हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। तो जनरली प्रैक्टिस में क्या है, 3 years है, लेकिन 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ओके। तो ये चीज़ है, और एलिजिबल है री अपॉइंटमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। देखते हैं 108, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अ बैंक रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, बैंक को प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। तो आरबीआई जो है क्या करती है, वेरियस गाइडलाइन इशू करती है फॉर डायरेक्टर्स ऑफ बैंक, और आरबीआई के पास पावर है कि अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर्स को, ठीक है,
ठीक है, बोर्ड में, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर्स को बोर्ड में वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग कंपनी का, ठीक है। और बैंक को क्या चाहिए, प्रायर अप्रूवल चाहिए आरबीआई का अपॉइंटमेंट के लिए, या टर्मिनेट करना हो चेयरमैन का, या जो भी डायरेक्टर्स हैं या सीईओ हैं तो उनको टर्मिनेट करना, हटाना हो, या अपॉइंटमेंट हो, किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे आरबीआई से परमिशन चाहिए, ठीक है, प्रायर अप्रूवल चाहिए। और आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके चाहे तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बैंक के, तो उसको सुपरसीड भी कर सकते हैं। तो आरबीआई के पास ये भी पावर है, ठीक है। तो इसीलिए 1 जो है सही होता है। देन दूसरा कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज अंडर डुअल रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है डुअल रेगुलेशन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी और आरबीआई के अंदर भी, तो दोनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो सी, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी है और आरबीआई के अंदर भी है। और एक और चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिगार्डिंग आरबीआई के पावर को क्या किया गया है, कर्टेल भी किया गया है। तो यहाँ आरबीआई क्या नहीं कर सकती है, ये हमें समझना ज़रूरी है। रिमूव नहीं कर सकती है डायरेक्टर्स को, ठीक है। और मैनेजमेंट के केस में तो ये बात है कि यहाँ पे आरबीआई रिमूव नहीं कर पाएगी, पब्लिक सेक्टर बैंक के केस की बात हो रही है, ठीक है। डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं कर सकती है और सुपरसीड नहीं कर सकती है बैंक बोर्ड को। वो जो हमने देखा कि आरबीआई सुपरसीड कर सकती है बैंक बोर्ड को, तो वो जो है प्राइवेट के केस में है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में नहीं है। और आरबीआई के पास ये भी पावर नहीं है इस केस में कि वो जो है मर्जर कर सके, या अगर लिक्विडेशन का कोई केस है तो ट्रिगर कर सके लिक्विडेशन को। ये सारा पावर जो है नहीं है आरबीआई के पास, किसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक में। ये बात याद रखना है क्योंकि ये सब कुछ कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। देन अब देखते हैं 109। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरबीआई इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आरबीआई को 100% ओन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टीडली डिक्रीज्ड इन द लास्ट ईयर। तो अगर ये स्टीडली लगा के कोई वर्ड एग्जाम में भी दिख जाए तो ध्यान देना है। जब स्टीडली हम कह रहे हैं ना, तो इसका ग्राफ एकदम ऐसे जाएगा कि बस ये होता जा रहा है, हर साल हो रहा है, कोई रुकावट नहीं है, अप डाउन नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये एकदम कंटिन्यू एक ग्राफ पे चलता जा रहा है, ठीक है। स्टीडली का मतलब ये होता है। तो अगर स्टीडली ऐसा है तो ऐसा तो नहीं होगा, कभी किसी साल कम हो सकता है, कभी किसी साल ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए इस टाइप से गलत बनाया जाता है स्टेटमेंट को। तो ये गलत है, ठीक है। तो ये जो है गलत है। आप ट्रेंड देख सकते हैं, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, 1 ओनली। अब देखते हैं 110। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो आरबीआई एक्ट 1934 स्पेसिफाइज टू कीप सम कंटिजेंसी बफर। तो डेफिनेटली आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कि आपको कंटिजेंसी बफर रखना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई एक्ट के सेक्शन जो ठीक है 1934 आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 47 में यहाँ पे 2 क्लियर ऑब्जेक्टिव दिया गया है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को लेकर के, ठीक है। क्या कहा गया है कि जो पहला तो ये है कि आरबीआई क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके का अगर फाइनेंशियल जो है क्राइसिस आ जाता है तो उस क्राइसिस को हैंडल करना, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो आरबीआई के पास क्या होना चाहिए, फिर एडिक्वेट फंड होना चाहिए ना, तो कुछ तो कैपिटल रिजर्व होना चाहिए। तो इसीलिए आरबीआई जो है स्पेसिफाइज टू कीप सम कंटिजेंसी बफर, बिल्कुल सही बात है। देन आरबीआई एक्ट 1934 स्पेसिफाइज दैट द सरप्लस नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी सही बात है, ठीक है, कि जो भी सरप्लस होगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो भी रिजर्व है आरबीआई के साथ, ये चीज़ याद रखना है कि जो भी रिजर्व, ठीक है, आरबीआई के पास रखा हुआ है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आरबीआई क्या करती है कि जो भी सरप्लस रिजर्व है वो गवर्नमेंट को देगी, ठीक है, और अल्टीमेटली इसको जो है स्पेंड किया जाएगा उस अमाउंट को। तो उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा मनी जो है पब्लिक के पास जाएगा। तो इससे क्या होता है, हाइयर इन्फ्लेशन भी होता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट तो सेकेंड तो हम समझ चुके हैं कि हाँ आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो है जो भी सरप्लस है वो ट्रांसफर किया जाएगा गवर्नमेंट को। तीसरा ये वाला जो स्टेटमेंट है कि ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिजल्ट इन इन्फ्लेशन, तो यही अभी हमने बात करी, ठीक है।
दो तो हमने देख लिया कि जो भी सरप्लस है उसको जो है गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो भी सरप्लस है गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ये सही बात है। लेकिन जब आरबीआई के पास जो भी रिजर्व है, ये मनी सप्लाई का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आरबीआई जो भी सरप्लस रिजर्व है वो गवर्नमेंट को अगर देती है और उसको स्पेंड किया जाता है उस अमाउंट को, तो उससे क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा मनी जा रहा है ना पब्लिक के पास, क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मनी जा रहा है, उसकी वजह से हाइयर इन्फ्लेशन हो रहा है। सेम यही बात कहा जा रहा है, इसीलिए इसमें आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तो डेफिनेटली दिया जाएगा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि ये गलत है, सही है तीनों, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये बिमल जलन कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंड किया था कि आरबीआई को कितना मेंटेन करना चाहिए, तो 5.5 to 6.5% बैलेंस शीट जो है मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। जो भी वैल्यू होगा एसेट्स और लायबिलिटी का कंटिजेंसी रिस्क बफर के रूप में आरबीआई को कितना 5.5 to 6.5% जो है रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि यहाँ क्या ज़रूरी है कि हार्मनी होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आरबीआई का, ठीक है, दोनों के बीच हार्मनी होना चाहिए, बेसिकली ये कहा जा रहा है। तो ये तीनों सही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इन द डेथ मार्केट, ठीक है। अब समझते हैं लिक्विडिटी क्राइसिस क्या है, ठीक है। तो इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू डिफॉल्ट इन द डेथ मार्केट, तो सही है ये। इट मे बी कॉज ड्यू टू एफपीआई रनिंग आउट ऑफ इंडियन मार्केट, तब भी हो सकता है लिक्विडिटी क्राइसिस। इट मे रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट हार्ड हो सकता है, मतलब ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद आरबीआई चाहे तो क्या कर सकती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकती है ताकि रिजॉल्व किया जा सके लिक्विडिटी क्राइसिस को, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 111 का आंसर हो जाएगा डी। तो आप समझ लेते हैं कि आखिर ये सब सही क्यों है, ठीक है, क्या क्या इसमें चीज़ है, तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो जो भी करेंसी है पब्लिक के पास, जो भी करेंसी पब्लिक के पास है, तो वो लायबिलिटी किसकी है, आरबीआई की लायबिलिटी है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 112, तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो भी करेंसी जो है पब्लिक के पास है, ठीक है, जो भी आपके पास, हमारे पास, जो भी पब्लिक के पास करेंसी है वो किसकी लायबिलिटी है, वो आरबीआई की लायबिलिटी है। मतलब अगर आप ये रुपए लेकर के जा रहे, चाहे जितना भी हो, 500 का या कुछ भी, ठीक है, आप अगर आरबीआई को लौटा रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर आरबीआई को कुछ तो उसी 500 वैल्यू का देना पड़ेगा, इसीलिए ये लायबिलिटी किसकी है, आरबीआई की है, ठीक है। देन अब डीमोनेटाइजेशन हो रहा है, मतलब कि वो नोट अब लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है, तो उस नोट का कोई वैल्यू नहीं है, वो अब बैंकिंग सिस्टम में आ ही नहीं रहा है, वो इनवैलिड हो गया है, ठीक है। तो आरबीआई को तो उसके बदले में अब कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो वो नोट ही इनवैलिड हो चुका है, तो आरबीआई तो कुछ रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हो गया। देन और जो ब्लैक मनी है, ठीक है, तो वो भी बैंकिंग सिस्टम में वापस जो है नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें क्या कहा जा रहा है, आरबीआईज लायबिलिटी वुड रिड्यूस टू द एक्सटेंट दैट ओल्ड नोट्स डज नॉट कम टू द बैंकिंग सिस्टम, तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। देन दूसरा है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम द होल्डर्स ऑफ इलिसिट ब्लैक मनी टू द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि जो ब्लैक मनी था अब वो तो वापस बैंकिंग सिस्टम में नहीं आएगा ना डीमोनेटाइजेशन के बाद, मतलब किसी ने अगर काला धन रखा हुआ था, खूब सारा पैसा रखा हुआ था, ब्लैक मनी रखा हुआ था, तो अब तो वो बैंकिंग सिस्टम में आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो इनवैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी ट्रांसफ़र था वेल्थ का, जो इलिसिट ब्लैक मनी था, तो ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इलिसिट ब्लैक मनी टू पब्लिक सेक्टर, तो यही तो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आरबीआई का लायबिलिटी रिड्यूस हो गया और इसका जो नेट एसेट है या नेट वर्थ है ये इंक्रीज हो गया। जो भी ब्लैक मनी था तो वो तो अब आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई का एसेट इंक्रीज हो गया। देन तीसरा कहा जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन क्या करेगा, डिक्रीज इन लिक्विडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डीमोनेटाइजेशन जो है वो क्या करेगा, जो लीगल टेंडर है, करेंसी नोट है जो सर्कुलेट हो रहा है ऑलरेडी, तो वो उसको जो है रिड्यूस हो रहा है वो, ठीक है। तो लिक्विडिटी भी कम होगा, तो बेसिकली ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, तीनों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये जो ट्रांसफर है वेल्थ का, ठीक है, फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इलिसिट ब्लैक मनी टू पब्लिक सेक्टर के पास आ गया, ठीक है, क्योंकि अब वो ब्लैक मनी तो कोई काम का ही नहीं है, और जो अब आरबीआई ने नया नोट को प्रिंट किया है वो अब एसेट है, ठीक है, वो अब एसेट है आरबीआई की, तो ये हो गया, ठीक है। देन अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ मॉनेटरी बेस
ऑफ एन इकोनॉमी। तो जब हम कहते हैं मॉनेटरी बेस, तो मॉनेटरी बेस का पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करेंसी क्या है। तो जब करेंसी हम कहते हैं ना, करेंसी इन सर्कुलेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नोट है वो नोट्स भी प्लस जो कॉइन्स है वो कॉइन्स भी, दोनों होता है, ठीक है, करेंसी। देन मॉनेटरी बेस जब हम कहते हैं तो मॉनेटरी बेस का मतलब जो करेंसी पब्लिक के साथ है, ठीक है, प्लस जो करेंसी बैंक के साथ है, ठीक है, प्लस जो डिपॉजिट बैंक का, बैंकों का भी तो डिपॉजिट होता है ना आरबीआई के साथ, तो जो बैंक का डिपॉजिट आरबीआई के पास है, ठीक है, तो ये है मॉनेटरी बेस। किसी भी इकोनॉमी का मॉनेटरी बेस क्या है, जो एक तो करेंसी पब्लिक के पास, दूसरा करेंसी पब्लिक का जो बैंक के पास है या जो भी करेंसी बैंक के पास है, ठीक है, तीसरा जो बैंक का डिपॉजिट आरबीआई के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, तो डेफिनेटली ये तो है ही। देन दूसरा क्या कहा जा रहा है, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, तो ये भी है, हमने देखा जो भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा है। देन डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद बैंक्स विद आरबीआई, तो ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। 114 रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब हम कह रहे हैं कमर्शियल बैंक का रिजर्व, तो क्या है कमर्शियल बैंक का रिजर्व, क्या क्या आएगा उसमें, ऑल डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक नहीं। जब कमर्शियल बैंक के रिजर्व की हम बात कर रहे हैं तो डिपॉजिट ऑफ पब्लिक नहीं आएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय बैंक्स, ये आएगा। कैश हेल्ड बाय बैंक्स इन देयर वॉल्ट्स, ये आएगा। मनी डिपॉजिटेड विद आरबीआई, तो जहाँ पे उन्होंने अपना पैसा आरबीआई में रखा हुआ है, ये आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 2, 3 एंड 4 है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि जब भी कोई लोग, ठीक है, आप, हम या आम जनता, ठीक है, पब्लिक क्या करती है, तो जब भी पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो ये क्या हो गया, ये पब्लिक का डिपॉजिट है, ठीक है, किसका डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद बैंक जो है क्या करती है, कुछ पोर्शन जो है अपने पास रखती है और बाद बाकी वो क्या करेगी, लोन देगी। यही तो बैंक की अर्निंग होती है, लोन से ही उनको अर्निंग होता है, ठीक है। और जो भी बैंक जो है अपने साथ रखती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि बैंक का रिजर्व है, ये बैंक ने अपने साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो जो वो अपने साथ रखते हैं तो वो चाहे तो कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकता है, और वो डिपॉजिट भी कर सकते हैं आरबीआई के साथ। तो इसलिए तीनों सही है, 2, 3 एंड 4 पब्लिक वाला नहीं होगा, ठीक है। देन देखते हैं 115 विच नहीं है, मनी कैन बी क्रिएटेड इन इकोनॉमी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, ठीक है। तो मनी कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के द्वारा। तो अगर आप इसको समझें तो इसका आंसर क्या है, सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, दैट इज़ बी, 2 ओनली। अब फुल रिजर्व बैंकिंग का क्या मतलब है, तो यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि बैंक को कुछ पैसा रखना पड़ेगा रिजर्व के रूप में, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन तो उनको रखना पड़ेगा। अब बाद बाकी जो भी रहेगा वो क्या करेंगे, लेंड करेंगे। अगर वो लोन देंगे, लेंड करेंगे, तभी तो मनी जो है क्रिएट होगा, ठीक है, तभी तो उनको फ़ायदा होगा। तो अगर हम देखें कि 100 रुपीज़ जो है कैश है, ठीक है, तो अगर सपोज आपने 100 रुपीज़ को डिपॉजिट किया बैंक में, अब बैंक ने क्या किया कि उसमें से 20 रुपीज़ जो है रिजर्व रखा और बाद बाकी 80 रुपीज़ किसी और को दे दिया। अब यहाँ पे बैंक को मिलेगा इंटरेस्ट, यहाँ पे और होगी कमाई, मनी तो यही मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बैंक 100% ही जो आपने 100 दिया, 100 का 100 वो रिजर्व ही रख रही, कुछ कर ही नहीं रही, किसी को लेंड ही नहीं कर रही है, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मनी थोड़ी क्रिएट होगा, यहाँ मनी क्रिएट नहीं होगा, इसीलिए फुल रिजर्व बैंकिंग इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत है। एंड देन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सही है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, कि अगर आपका टोटल पैसा यूज ही नहीं होगा तो कैसे मनी क्रिएट होगा। तो कुछ रिजर्व रखेंगे और देन जो रेस्ट अमाउंट है उसको लेंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। देन अब देखते हैं 116, तो इसको समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर के बारे में कुछ समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है मनी मल्टीप्लायर के बारे में, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक्स, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर कह रहा है कि इंक्रीज होगा जब बैंक का रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा। कैसे मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने फुल वाले केस में देखा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खुद के पास ही रखेगी तो कैसे मनी मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। जब बैंक लेंड नहीं करेगी तो 2 से 4 कैसे होगा, फिर तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए गलत है। देन इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, ठीक है। तो ये क्या कहा जा रहा है इसमें कि मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, डिक्रीज होगा अगर बैंक का रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। तो सही बात है, ये सही है, ये तो उल्टा था।
तो ये 2 नंबर सही है कि बैंक का अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो मनी मल्टीप्लायर घट जाएगा। अगर 100 रुपये में से अगर सपोज अब पहले जो है 80 रुपीज़ का दे रही थी, लेंड कर रही थी, अब बैंक ने क्या किया कि 80 रुपीज़ से अब जो है 20 रुपीज़ पहले रिजर्व में रख रहे थे, अब 50 रुपीज़ रिजर्व में रख रहे हैं। तो जब ये 50 रुपीज़ को रिजर्व में रखेंगे तो अब 50 ही बचेगा ना लैंड करने के लिए, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है। देन तीसरा क्या कहा जा रहा है, इट इंक्रीजेज विथ मॉनिटरी बेस, तो ये मॉनिटरी बेस के साथ बढ़ेगा, ये गलत है। देन इट डिक्रीजेज विथ मॉनिटरी बेस, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, 2 ओनली। मॉनिटरी बेस के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर मॉनिटरी बेस क्या है, जिसे मॉनिटरी बेस को हम M0 भी कहते हैं या हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। ठीक है, मॉनिटरी बेस क्या है, M0 या हाई पावर्ड मनी। ठीक है, और ये किसी भी इकोनॉमी का सबसे बेसिक और कोर पैसा होता है। ठीक है, ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर की पूरा मनी सप्लाई खड़ा होता है। तो समझते हैं ये क्या है। ठीक है, मॉनिटरी बेस का मतलब है कि टोटल मनी, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक के पास है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, सिस्टम में डाला है। ठीक है, तो इसके 2 कंपोनेंट हैं, तो आरबीआई के पास, ठीक है, आरबीआई के पास है, इसके 2 कंपोनेंट है, एक है करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, दूसरा क्या है, बैंक का जो रिजर्व है। ठीक है, तो जो कैश हमारे आपके पास, सबके पास है या किसी दुकानदार के पास, किसी भी आम पब्लिक के पास है, वो है करेंसी इन सर्कुलेशन, और बैंक का रिजर्व, ठीक है, जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास है, ठीक है, जो भी पैसा कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास रखा हुआ है, तो वो सब क्या हो गया, तो वो बैंक रिजर्व हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो मनी मल्टीप्लायर के साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो टेक्निकली मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, जब हम कह रहे हैं मनी मल्टीप्लायर, तो इसका मतलब है कि ठीक है, कि कितना मनी सप्लाई है और मॉनेटरी मनी सप्लाई कितना है और मॉनेटरी बेस कितना है, यही होता है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, कि मनी सप्लाई अभी इकोनॉमी में कितना है और हमारा मॉनेटरी बेस कितना है, तो वो होता है मनी मल्टीप्लायर। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि वही 100 रुपीज़ वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि 100 रुपीज़ सपोज आपके पास है, आपने क्या किया, बैंक को दिया। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक ने जो है 20 रुपये जो है कहाँ रखा, रिजर्व में रखा। ठीक है, 20 रुपीज़ रिजर्व में रखा और 80 रुपीज़ जो है लोन दे दिया। ठीक है, 80 रुपीज़ लोन दे दिया। तो अब सिस्टम में अगर हम देखें तो टोटल मनी कितना हो गया, तो पहले जो है अब टोटल 180 हो गया, कि 100 जो आपका डिपॉजिट है वो भी काउंट हो रहा है, जिसको लोन मिला है 80 वो भी काउंट हो रहा है। तो अब हमारे पास है टोटल 180 रुपीज़। तो मनी मल्टीप्लायर अगर हम कह रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, मनी सप्लाई, ठीक है, बाय मॉनेटरी बेस, कि मनी सप्लाई कितना है और हमारा मॉनेटरी बेस कितना है। तो मनी सप्लाई तो हमारा 180 है और मॉनेटरी बेस जो है हमारा 100 है। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 1.8। ठीक है, तो अगर हम देख पा रहे हैं कि अगर बैंक जो है लोन ना दे पाए तो क्या होगा। ठीक है, अगर आरबीआई बोल दे कि बैंक का सारा पैसा जो है फुल रिजर्व बैंकिंग में ही होगा, बैंक लोन ना दे पाए, ठीक है, तो ऐसे में तो कोई नया पैसा क्रिएट नहीं होगा, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100/100 क्या हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर 1 हो जाएगा। तो मनी कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही जब लोन वोन दिया जा रहा है तो। ठीक है, तो हमें अगर समझना है इस चीज़ को, तो मॉनेटरी बेस क्या है कि आरबीआई के द्वारा जो भी प्रिंट किया गया असली हार्ड कैश है वही मॉनेटरी बेस है। और मनी सप्लाई क्या होता है, जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जनरेट हुआ टोटल पैसा है वो मनी सप्लाई है। ठीक है, जो बैंकिंग सिस्टम से जनरेट हुआ है। और मनी मल्टीप्लायर क्या है, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर वो फैक्टर है जो कि बताता है कि बेस मनी के मुकाबले सिस्टम में कितना ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, कि बेस मनी के मुकाबले कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा ना, बेस मनी के ये जो कहा जा रहा है कि इट इंक्रीजेज विद मॉनेटरी बेस, इट डिक्रीजेज विद मॉनेटरी बेस, तो इसका तो ऐसा एज सच कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि यहाँ पे इसका जो है स्टेटमेंट 3 और 4 इनकरेक्ट क्यों है, कि मल्टीप्लायर एक रेशियो है जो रिजर्व रेशियो और करेंसी डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बेस मनी के अकाउंट से चेंज नहीं होगा, इसके ऊपर बेस मनी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो रिजर्व रेशियो है कि कितना रिजर्व रखा जा रहा है, ठीक है, और कितना रिजर्व रखा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और कितना करेंसी डिपॉजिट किया जा रहा है, अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी डिपॉजिट करेंगे तभी जो है मल्टीप्लायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को समझना है। तो इस केस में इसका जो है आंसर 2 है।